दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। आज मैं दो ऐसे मुद्दों पर बात करने जा रहा हूं जो आज की राजनीति के सबसे बड़े सवाल बनकर खड़े हुए हैं। पहला जो सवाल है वो ये कि क्या पार्लियामेंट सेशन के बाद इंडिया अलायंस बंट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगी उसमें? क्या ममता बनर्जी और उनके बहुत सारे जो इस वक्त समर्थक दिखाई दे रहे हैं, क्या उनमें से कुछ अलग हो जाएंगे इंडिया ब्लॉक से? क्या वो मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई वाली कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के स्टार जो लीडर हैं राहुल गांधी, उनसे अपने को डिसोसिएट कर लेंगे? इसमें कौन कौन से दल और कौन कौन से नेता होंगे, ये इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरा जो हमारा आज के इस एपिसोड में मुद्दा है कि क्या महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे के बाद भारत की विपक्षी राजनीति के समीकरणों में उलटफेर हो रही है? ये दो मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले मुद्दे से। दोस्तों, पार्लियामेंट के इस सेशन में अगर सच पूछा जाए तो सरकार पार्लियामेंट को चलने नहीं देना चाहती। संसदीय जो प्रक्रिया होती है, अगर उसको आप बहुत ही बारीकी से देखिए, वो टेलीविजन चैनलों पर भी दिखाई देगी, वो आपको अखबारों में भी दिखाई देगी और राजनीतिक नेताओं के बयानों में भी दिखाई देगी। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पार्लियामेंट सेशन को लेकर जो सबसे बड़ी जवाबदेही जिम्मेदारी होती है वो सरकार की होती है कि वो चले, सेशन चले, बातें हों, कानून बने और जितने और विधायी कार्य हैं वो ज्यादा बेहतर ढंग से संपन्न हो। लेकिन आप देखें राज्यसभा में क्या स्थिति है, आप देखें लोकसभा में क्या स्थिति है। लोकसभा में तो फिर भी कुछ चल रहा है, लेकिन आप राज्यसभा में देखिए पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है। तो जो स्थितियां बनी हैं उससे ये लगता है अब सोनिया गांधी पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। अरे भाई, आपके पास इतने आरोपों की पोटली थी तो आपने इनको पहले ही क्यों नहीं खोल दिया? अब आप जो है उनको जाट सोरोस से जोड़ रही हैं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका मतलब साफ है कि जो धारदार ढंग से विपक्ष हमले कर रहा था सत्ता पक्ष पर, महाराष्ट्र के चुनाव की जीत से उत्साहित सत्ता पक्ष ने हर कीमत पर विपक्ष के सारे धारदार आरोपों को, सारे धारदार उनकी स्ट्रेटजी को चकनाचूर करना चाहता है। और वो चकनाचूर कैसे करना चाहता है कि वो अनाप शनाप ऐसी बातों को सामने ला रहा है कि जिससे लगे कि सारे जो विपक्षी नेता हैं, खासकर इंडिया ब्लॉक के जो डोमिनेंट या प्रमुख दल हैं, वे जनतंत्र में इस वक्त मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। वे पार्लियामेंट सेशन को चलने नहीं दे रहे हैं। सारे के सारे कसूरवार विपक्ष में बैठे हैं और सत्ता पक्ष बिल्कुल दूध का धुला हुआ है। दोस्तों, अगर सच पूछिए, जैसा मैंने पहले कहा कि सदन को चलाने की सबसे अधिक जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। लेकिन सरकार के जो मंत्री हैं किस तरह की भाषा में बात कर रहे हैं। ये पहली बार जब से राज्यसभा है, राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति के विरुद्ध विपक्ष ने अविश्वास का प्रस्ताव लाया है। ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन क्या आप दिल पे हाथ रख के ये कह सकते हैं कि ये सब कुछ विपक्ष ने किसी साजिश के तहत किया है? क्या हाउस में इस तरह की स्थितियां जो दिखाई देती रही हैं, क्या कभी पहले भी थी? क्या भैरव सिंह शेखावत के समय थी? वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, मुख्यमंत्री रह चुके थे, राजस्थान के उपराष्ट्रपति बने और इसके अलावा सभापति तो थे ही राज्यसभा के। तो क्या उनके दौरान भी ऐसी स्थितियां थी? क्या वेंकैया नायडू के जमाने में भी ऐसी स्थितियां थी? वेंकैया नायडू साहब भी सभापति थे, उपराष्ट्रपति थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे। तो आज क्या हालात इतने बदले हैं कि इतने एंटागोनिज्म पैदा हो गया है?
यानी कॉन्ट्रडिक्शन ही नहीं हुए हैं, ये एंटागोनिस्टिक कॉन्ट्रडिक्शन हो गए हैं, अनसुलझे अंतर्विरोध। और अनसुलझे अंतर्विरोधों के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो निस्संदेह वो सरकार है, क्योंकि सरकार की जवाबदेही बनती है कि संसद चले, संसद में कार्रवाई हो, कानून बने और जो संकल्प हैं, जो प्रस्ताव हैं, उन पर खुल करके चर्चा हो। लेकिन ये चीजें नहीं हो रही हैं, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। लेकिन इस प्रॉब्लम को लेकर विपक्ष खंडित दिखाई दे रहा है। आज तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने, कई एमपीज ने, कल्याण बनर्जी ने खास तौर पे कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों अपने अपने हिस्से बांट रही हैं और ये कोई आधे घंटे के लिए कुछ करता है, कोई आधे घंटे के लिए बंद कराता है, तो दोनों को बराबर कसूरवार ठहरा दिया कल्याण बनर्जी ने। ये तो पहली बार हमने देखा कि तृणमूल कांग्रेस जो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, वो खुलेआम कांग्रेस को और बीजेपी को एक ही तराजू पर तौल रहा है। अरे भाई, विपक्ष के आप हैं तो आप विपक्ष के साथ बिरादराना रिश्ता दिखाना चाहिए। आप दूसरे इश्यूज को उठा सकते हैं, कांग्रेस दूसरे इश्यूज को उठा सकती है। अगर आप एक ही इशू को उठाना चाहते हैं तो आपको बैठ के बात करनी चाहिए कि भाई आप अडानी का इशू आज मत उठाइए। लेकिन अगर बीजेपी सोनिया गांधी पर, एक अमेरिकी उद्योगपति, अमेरिकी कारपोरेट घराने के एक 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 अमीर जादे को, एक बहुत अमीर उद्योगपति को अगर उनसे जोड़ेगी भारतीय जनता पार्टी या सरकार के लोग जोड़ेंगे, तो जाहिर है ये मसले उठेंगे ही। तो ऐसे में आपको निगोशिएट, आपको बातचीत करनी चाहिए अपने विपक्षी जो सदस्य हैं, आपके जो विपक्ष के दल हैं, जिनके साथ आपका भाईचारा है, आपका गठबंधन है, और तब तय कर लेना चाहिए कि हम क्या क्या मुद्दे उठाएंगे सदन में। यही एक सामान्य प्रक्रिया रही है। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि संदेह पैदा हो गया है, बिल्कुल संदेह पैदा हो गया है। वो कांग्रेस के प्रति संदेह प्रकट कर रहे हैं, कांग्रेस उनके प्रति संदेहास्पद हो चुकी है, लेकिन संदेह प्रकट नहीं कभी कर रही है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस की लीडरशिप ने कह रखा है कि अभी तृणमूल कांग्रेस के या किसी अन्य पार्टी के किसी भी विपक्षी नेता के बारे में कोई नकारात्मक टिप्पणी मत कीजिए, क्योंकि कांग्रेस को लग गया है कि कहीं ना कहीं खेल बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं इस देश के बड़े जो टॉप कारपोरेट घराने हैं वो विपक्ष की एकता को खंडित करने के प्रोजेक्ट में लगे हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप जानते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। दोस्तों, सच पूछिए तो इंडिया अलायंस भले ही बीजेपी के आगे कुछ भी ना हो ताकत में, लेकिन आप यकीन कीजिए कि इस देश की बड़ी कारपोरेट जो शक्तियां हैं वो इंडिया अलायंस में ब्रेक करने की पुरजोर कोशिश कर रही हैं और उसमें कामयाब होती दिख रही हैं। महाराष्ट्र का चुनाव, अब दूसरा मुद्दा, महाराष्ट्र के चुनाव के हारने के बाद इंडिया अलायंस, महायुति के जीतने के बाद और महाविकास अघाड़ी के महाराष्ट्र में हारने के बाद जो केंद्र की राजनीति में इंडिया ब्लॉक बना हुआ है, उसके बहुत सारे घटक दलों में एक निराशा है। उनको लगता है कि अब आगे और भी लड़ते रहे इसी तरह से बीजेपी से, तो स्टेट जहां पर उनकी सरकारें हैं, यानी विपक्ष के राजनीतिक दलों की जहां सरकारें हैं, वहां पर मुश्किलात पैदा हो जाएंगे। फंड नहीं मिलेगा केंद्र से, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जो एजेंसीज हैं वो अपना ऑपरेशन शुरू कर देंगी, तो बहुत सारी मुश्किलें पैदा होंगी। अब बंगाल में जो नेतागण हैं, विपक्ष जो केंद्र की राजनीति में जो विपक्ष हैं, अब वहां पर सत्ता पक्ष हैं। तो कुल मिलाकर एक असेसमेंट उनकी नजर में आ रहा है कि भाई अब मेल मिलाप करके रहो, नहीं तो बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। और सच पूछिए तो ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं बंगाल की, वो प्रैग्मेटिज्म एक तरह का शो कर रही हैं, एक तरह का व्यवहारवाद राजनीति में कहिए, प्रैग्मेटिज्म कहिए, जो भी आप कहिए, वो व्यवहारिक बनने की कोशिश कर रही हैं कि भैया उनको सरकार चलानी है, जनता की जो अपेक्षाएं हैं उन पर खरे उतरना है। अनंत काल तक वो सरकार से मुठभेड़ नहीं कर सकती हैं। सांप्रदायिकता से लेकर के और तानाशाही के जो मुद्दे हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन सरकार चलाने का मुद्दा अपनी जगह है। वो अनंत काल तक कन्फ्रंटेशन का जोखिम नहीं ले सकती हैं, ऐसा उनके दिमाग में बात बनी है, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेटजी, उनकी रणनीति में ये चेंज इस बार दिखाई दे रहा है, खासकर पार्लियामेंट सेशन के दौरान। लेकिन
उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर इसके बावजूद भी एकजुटता दिखाई दे रही है, लेकिन मुद्दों पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। एक बहुत बड़े कारपोरेट घराने अडानी घराने को लेकर जो कांग्रेस की आक्रामक रणनीति है उससे बिल्कुल ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस सहमत नजर नहीं आती है। वो बार बार कहती है कि हमें अन्य मुद्दों को भी उठाने की जरूरत है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस इन मुद्दों को उठा रही है हम उन्हीं पर केंद्रित रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पोजीशन है इस पर अन्य दल भी ममता बनर्जी की एक तरह से हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ ने मिलाया भी है। शरद पवार का भी लगभग इसी तरह का अप्रोच है, लेकिन उद्धव ठाकरे के बारे में पूरी तरह आप नहीं कह सकते, क्योंकि समाजवादी पार्टी के दो जो विधायक हैं महाराष्ट्र में, उनके खासकर एक प्रमुख उनके जो विधायक हैं सीनियर जो लीडर माने जाते हैं, उनको लेकर आदित्य जो ठाकरे ने, जो विधायक हैं उद्धव ठाकरे के पुत्र, उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी की है उससे साफ लगता है कि वो ये समझ रहे हैं कि खेल इंडिया अलायंस में चल क्या रहा है। कुछ घटक दलों को तोड़ने की कोशिश हो रही है कि वो अलग हो जाएं, कांग्रेस और उनके बीच में दरार पैदा हो जाए। ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे की पार्टी, ऐसा लगता है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद, तमाम चुनौतियों के बावजूद वो कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ना चाहती है। लेकिन आप देखिए, लालू यादव ने पहली बार, आरजेडी के सुप्रीमो ने पहली बार इस तरह की बात कही है कि वो ममता बनर्जी को नेतृत्व सौंपने के पक्ष में है। अब हालांकि उनकी पार्टी के कुछ अन्य नेता कह रहे हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन लालू यादव ने अभी तक कोई खंडन इसका नहीं किया है, जहां तक मेरी नजर गई है अखबारों में या मीडिया में, मैंने ऐसा नहीं देखा है। तो कुल मिलाकर और भी ऐसे राजनीतिक दल हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन स्टालिन का जहां तक सवाल है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वो बिल्कुल अडिग हैं, वो जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं। लेफ्ट जहां पहले थे, लेफ्ट वहीं पर आज भी है। तो कुल मिलाकर स्थितियां ये नजर आ रही हैं कि इंडिया ब्लॉक की एकजुटता को तोड़ने की जो कोशिश दिखाई दे रही है कारपोरेट फोर्सेस की तरफ से, और अन्य कुछ छुपी हुई अन्य भी बहुत सारी शक्तियां हैं उनकी तरफ से, मुझे लगता है कि वो बहुत कामयाब हो पाएंगी, ऐसा फिलहाल नहीं लगता। लेकिन ये दो फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या पार्लियामेंट सेशन के बाद वाकई कुछ दल एक इंडिया अलायंस से बाहर होंगे नेतृत्व के प्रश्न पर, मुद्दों के प्रश्न पर, और दूसरा कि महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे के बाद क्या वाकई विपक्ष के खेमे में इतनी हताशा है कि वो मेल मिलाप करके सत्ता पक्ष से जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, और राजनीति में किसी न किसी तरह से आगे आने वाले वक्त का इंतजार करना चाहते हैं। ज्यादा लड़ाई नहीं करना चाहते, ज्यादा झगड़ा नहीं करना चाहते, रेजिस्टेंस की राजनीति से अलग होना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जब उनका वक्त आएगा तब देखा जाएगा। तो दोस्तों, कांग्रेस में भी ऐसे लोग कुछ हो सकते हैं, और हो सकता है कि राहुल गांधी से इत्तेफाक न करते हो। तो इस जो आज के दौर में स्थितियां नजर आ रही हैं वो बहुत दिलचस्प है। भारतीय राजनीति में ऐसी स्थितियां कभी पहले नहीं दर्ज हुई थी। तो आज इसीलिए मैंने इन दोनों स्थितियों में आपके सामने इन दोनों स्थितियों का जिक्र किया। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अन्य लोगों को भी बताएं कि हम पत्रकारिता की जमीन पर खड़ा होकर उन उन तथ्यों को आपके सामने लाते हैं, उस सत्य को सामने लाते हैं जो आमतौर पे आज के इस माहौल में छुप जाते हैं या छुपाने की जिनको कोशिश होती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।